हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। अब तक इस श्रृंखला में आपके सामने कुल 40 एपिसोड रखे गए हैं, जिसमें हमने 603 क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है, एक एक का आंसर बताया और किसी भी क्वेश्चन के आंसर की क्या वजह थी, उसके पीछे कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है, हमने उसकी पूरे विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि अब सारे नॉर्म्स आपके जहन में होंगे और पहले की तरह अब आपको एरर स्पॉटिंग परेशान नहीं करता होगा। अब आप किसी भी प्रकार के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और उसे सॉल्व भी कर पाते हैं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक फ्रेश सेशन के साथ। आज डिस्कस करेंगे सेट 41 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं उसकी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेट में मौजूद सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और रेडी होंगे आंसर को जानने के लिए। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पहले क्वेश्चन डाउनलोड करिए, बनाइए, फिर मेरे साथ आइए, एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए, क्योंकि यही एक तरीका है जिस माध्यम से एरर स्पॉटिंग सीखा जा सकता है। आप ग्रामर को पढ़ जरूर सकते हैं, बट वो थियरी है। प्रैक्टिकली जब आप सवाल बनाते हैं, जो सूझबूझ, जो स्ट्रैटेजी आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं, यही फाइनली आपके लिए फायदेमंद साबित होता है और आप एरर स्पॉटिंग करना सीख जाते हैं। तो चलिए आंसर सेट, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 41 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट 41 में दिए गए सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। मैं यहां पर एक बात आपको विशेष रूप से आज कह रहा हूं कि इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो नए फॉर्मेट पर मैं शूट कर रहा हूं। तो जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स की वजह से किसी क्वेश्चन का आंसर आया है, उसकी चर्चा तो मैं हमेशा से करता आया हूं, आज भी करूंगा। लेकिन यहां पर उसके अलावा अगर उस सेंटेंस में कुछ भी ऐसा है जो बताने लायक है, मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको बताया जाए, आपके सामने उस बात को रखा जाए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए हम यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, जैसा कि पिछले दिन हमने आपके सामने 603 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आखिरी क्वेश्चन पिछले सेशन का 603 था, आज का सवाल है 604। सवाल में देखिए क्या कह रहा है। जो सवाल यहां पर दिया गया है बड़ा ही आसान सा है सवाल, अब कोई कठिन नहीं रहता है पहले जैसा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, व्हेन बिजनेस लीडर्स, और ये देखिए लीडर्स क्या है, प्लूरल है, और ये बहुत बेसिक है पहचानना कि भाई नाउन में एस या ईएस लगा हुआ होता है, वो प्लूरल होता है। और आपको एक जानकारी ग्रामर की मैं पहले भी दे चुका हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। और देखिए लीडर्स के बाद यहां क्या है, फेल लगा हुआ है। तो फेल क्या है मेरा, यहां वर्ब है और ये कैसा वर्ब है, तो प्लूरल है। उसके बाद जो ये लगा हुआ है 2 + V1, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और ये इज इक्वल टू नाउन कह सकते हैं, नाउन इक्विवेलेंट होता है। मतलब नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एंड। और एंड की कहानी इससे पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं कि इसके बाद और इसके पहले दोनों तरफ जो है सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर भी वर्ब लगा हुआ है और यहां पर भी वर्ब लगा हुआ है, तो ये सही है। अब चूंकि लीडर्स के लिए आया है इसलिए यहां फेल है और यहां भी वर्ब प्लूरल है, एक्ट, एक्ट्स का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन तक, यानी कि हिस्सा जो सेंटेंस का है ए, बी और सी, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आगे देखिए यहां कह रहा है देयर कंपनीज, और ये क्या है, प्लूरल है। यहां जो सफर्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, और चूंकि ये वर्ब है इसलिए क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन गलत है। हम यहां पर सुधार करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको, ये जो सफर्स है इसको हम सफर में चेंज कर देंगे, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। यहां पर ये लिखना
गलत है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। यहां पर कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट की जो बात आई इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में, वो ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए अगला सवाल देखा जाए, और अगला सवाल है 605। देखिए क्या कह रहा है यहां पर। इस सवाल में बड़ा ही आसान सा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वी, है ना। कलर चेंज कर लूं मैं। अब इसके साथ हम आर लगाते हैं, या नहीं अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हैव लगाते हैं, डू लगाते हैं। मतलब है कि वी प्लूरल है, उसके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं। आर लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑफन एक एडवर्ब है, और ब्लाइंडली भी एक एडवर्ब है। चूंकि इसके आगे कोई वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो इस लिहाजन सेंटेंस का सेंस ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, क्योंकि एडवर्ब भी यहां पर क्वालिफायर है, और ये भी एक क्वालिफायर है। ये जिसको क्वालिफाई करेगा उसकी चर्चा ही यहां नहीं की गई है। तो आपको पता है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, तो इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा ब्लाइंड। और अगर हम इस ब्लाइंडली को ब्लाइंड में चेंज कर दे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, वी आर ऑफन ब्लाइंड टू द मेनी फोर्सेस। अब देखिए यहां पर क्या है, मेनी फोर्सेस दैट क्रिएट। देखिए इसके लिए है फोर्सेस क्रिएट, एंड फिर से देखिए इधर भी और इधर भी। यहां पर क्या है, सस्टेन, और सस्टेन का मतलब क्या होता है, निर्वाहन करना, बनाए रखना, संभालना। जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब है निर्वहन योग जो विकास होता है, मतलब टिकाऊ जिसको कह सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है टिकाऊ, टिकने वाला, अच्छा विकास जो कहते हैं। तो इसका जो मीनिंग है यहां पर वो क्या है, निर्वाह करना। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड यहां पर आया सस्टेन, इसका मतलब होता है निर्वाह करना, और बिहेवियर्स तो है ही, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं बनाए रखना। सेंस के हिसाब से देखेंगे, सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, कई बार शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं। तो ये शब्द यहां पर आए, तो यहां जो बात आई कि ये ब्लाइंडली लिखा हुआ गलत है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम इसमें करेंगे क्या, ब्लाइंडली को हम अगर ब्लाइंड में चेंज कर देंगे तो वो एडजेक्टिव में तब्दील हो जाएगा, और तब ऑफन उसे क्वालिफाई कर देगा कि वी आर ऑफन ब्लाइंड टू द मेनी फोर्सेस, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, छठा, है ना। देखिए यहां पर छठे नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली। अब देखिए पॉलिसीज क्या है, प्लूरल है ना, एक पॉलिसी की बात नहीं कह रही है। मेडिक्लेम पॉलिसीज, जो मेडिकल रिलेटेड पॉलिसीज होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। रीइंबर्स, इसका मतलब होता है अदा करना। क्या होता है, अदा करना। रीइंबर्स का मतलब अदा करना, या होता है क्षतिपूर्ति करना। क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। रीइंबर्स, देखिए ये फिर से वर्ब प्लूरल आया। तो अभी जो पीछे के सेंटेंस में मैंने चर्चा की कि चूंकि यहां पर प्लूरल है इसलिए यहां पर प्लूरल है, तो यहां तक ठीक है। रीइंबर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या है, सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस, यहां तक ठीक है कि मेडिक्लेम पॉलिसी जो है सामान्यतः अदा करती है कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस को, मतलब कुछ नियत मेडिकल एक्सपेंसेस को। अब देखिए फिर यहां पर एंड लगा हुआ है, तो आपको बताया कि एंड के दोनों तरफ सेम बिहेवियर वाली चीजें होनी चाहिए। अब यहां कह रहा है नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अब क्या हो गया कि दोनों बातें विरोधाभासी हो गई। एंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों तरफ समान गुण वाली चीजें हो, समान बात कर रहे हो। हम अगर ऐसा कहते हैं कि उसके पास वह मतलब है राम मेरा या राम अमीर है और वह कार नहीं खरीद सकता है, इस तरह का प्रयोग करना गलत है। अगर वह अमीर है तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो कार क्यों नहीं खरीद सकता, और का प्रयोग करना यहां गलत है। अगर बातें विरोधाभासी है तब कहेंगे कि वह बहुत अमीर है लेकिन कार नहीं खरीद सकता है। हो सकता है किसी और वजह से, कोई कारण हो, परिवार के सदस्य नहीं चाहते हो, किसी वजह से जो है वो कार नहीं खरीद सकता है।
तो जो कंट्रास्ट वाली बातें होती है, जो विरोधाभासी चीजें होती है, उसको हम बट से जोड़ते हैं, एंड से नहीं जोड़ते। तो यहां जो ये प्रयोग है वो गलत है। क्या हो जाएगा यहां पर? मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली रीइंबर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस बट, तब जाकर के सही होगा, बट नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या आई? ध्यान रखने वाली बात आई कि समान गुण वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम एंड से जोड़ते हैं, लेकिन जो विरोधाभासी स्टेटमेंट होता है उसको हम बट से जोड़ते हैं। कंट्रास्ट जिसे कहते हैं, उसको ऐड करने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कौन सा है? 607। क्या कह रहा है? देखिए सवाल में जो बात कही जा रही है, फिर से बड़ा ही आसान सा पिछली बातों को यहां पर भी शामिल किया गया। देखिए क्या कह रहा है, हाई परफॉर्मर्स। अब देखिए कि ये पहचान गए आप कि भाई ये प्लूरल नाउन है ना, परफॉर्मर्स, एस लगा हुआ उसमें। तो जैसे ही यहां पर देखिए सो, वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, अब देखिए कि स्ट्रॉन्गर लगाए ना, बहुत सारे लोगों को इस बात पर ऑब्जेक्शन होता है कि अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होना चाहिए। नहीं, अगर अंडरस्टूड है किसी की तुलना में पहले से और किसी की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। देखिए फिर से 2+V1, यहां देयर जो है वो चूंकि इस परफॉर्मर्स के लिए प्रयोग हुआ है, प्लूरल है, इसलिए ठीक है। ओन लर्निंग विच मे जो है, देखिए मे मॉडल वर्ब, इसके साथ V1 यूज करते हैं तो हम, आपको पता है कि मे बी लगा सकते हैं, मे हैव लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? बी लगा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है वन ऑफ द वेज, और देखिए ये कहानी जो ऑफ की है इसकी चर्चा मैंने कई बार की है कि अगर ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल होता है। देखिए है, बिल्कुल सही है। फिर से टू प्रिडिक्ट हु विल बी अ हाई परफॉर्मेंस, देखिए यहां पर जो है ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, होना चाहिए परफॉर्मर, ठीक है, परफॉर्मर। तो अगर आपने एरर माना है डी को, तो हम चलिए इसको मान लेते हैं कि अगर आपने परफॉर्मेंस को देख करके परफॉर्मर माना है, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए वहां पर, तो अगर आपने आंसर डी किया है तो भी ठीक है। वैसे अगर इसको प्रिंटिंग मिस्टेक मानते हैं तो इसका जो आंसर है वो है नो एरर, और ऑप्शन क्या है? वो है ई। देखिए इसमें क्या क्या बातें आई यहां पर, एक ऑफ वाली कि अगर ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया गया है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है। बाकी मॉडल के साथ जो है हम मे के साथ, हमेशा मॉडल के साथ V1 लगाते हैं, मे बी लगा सकते हैं, मे राइट लगा सकते हैं, मे गो लगा सकते हैं, मे ईट लगा सकते हैं, मे हैव लगा सकते हैं, तो यहां पर मे बी लगा हुआ है। तो इसीलिए ये था पहले नो एरर, चूंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, तो अगर आपने परफॉर्मेंस को परफॉर्मर में चेंज किया है, आप डी बनाए हैं, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आंसर कहूं वो होना जरूरी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए यहां पर, और अगला सवाल है 8वां, है ना। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 8वें सवाल में कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए फिर से प्लूरल, तो हैव लगा हुआ है, और आपको पता है कि हम हैव का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये V1 है, प्लूरल के लिए करते हैं, है ना। दुनिया में जितने भी V1 होंगे वो प्लूरल के साथ यूज होंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, वो आई जो है आप आई सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैज जो है वो क्या है? V5 है, तो ये आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है ना। और जो हैड है ये आपका क्या है? V2 है, और ये जो है पास्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है ऐसी। तो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिकॉग्नाइज्ड, देखिए रिकॉग्नाइज्ड V3 है, और हैज हैव प्लस V3 यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। दिस ग्रोइंग ट्रेंड, और ये देखिए ग्रोइंग जो है ना, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहचानिए, इसी से पहचानना सीखेंगे आप कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे समझे? देखिए ट्रेंड है, यहां पर नाउन लगा हुआ है ना। उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कैसा ट्रेंड है? ग्रोइंग ट्रेंड। एंड कंसिडर इट अ पॉजिटिव स्टेप। अब देखिए कि सबसे पहले तो ये किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना, कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस ग्रोइंग ट्रेंड एंड कंसिडर इट अ पॉजिटिव स्टेप।
है ना, बिल्कुल यहां पर कोई भी गलती नहीं है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो भी है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। बताइएगा जरूर कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क किया है। बहुत सारे लोग यहां पर कंसिडर्ड कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंसिडर्ड ये नहीं होगा। कंसिडर्ड कब होता है? देखिए, अगर हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, इसको कैसे बताया जाए, यहां पर बताते हैं। अगर हम सबसे पहले जो है V1 लिखते हैं या V5 लिखते हैं, उससे पुराने की तरफ जाते हैं तो हैव, हैज प्लस V3 लिखते हैं, ये प्रेजेंट की कहानी है। इससे पहले V2 और सबसे पहले जाते हैं तो हैड प्लस V3। अब देखिए कि ये पुरानी घटना है और रिसेंट वाली घटना है, कंसिडर करते हैं इट अ पॉजिटिव स्टेप। तो यहां पर ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन सही है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ यू डू नॉट गेट एनफ स्लीप, है ना, इफ यू डू नॉट गेट एनफ स्लीप अपार्ट ऑफ, और देखिए मुझे जैसा याद है कि इससे पहले कि एक सेशन में मैंने चर्चा की थी, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट के साथ ऑफ का लिखना बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या करेंगे, इसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और तब जाकर के ये सही हो जाएगा, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, है ना। इफ यू डू नॉट गेट एनफ स्लीप अपार्ट फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, यू ऑल्सो रन द रिस्क ऑफ मेकिंग बैड फाइनेंशियल डिसीजंस, और तब जाकर के सही होगा। ध्यान रखिएगा, अपार्ट के साथ क्या लगता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कौन सा है? 610। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। यहां जो सवाल है कह रहा है ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। अब देखिए कि एक कॉम्बिनेशन है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ये इसी तरीके से लिखा जाता है, ऑन के साथ नहीं लिखा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन है, इसी तरीके से लिखा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि फ्रॉम ऑनवर्ड्स, है ना। तो अब देखते हैं कि पहले तो सबसे पहले मिल गया मेरा कि भाई यहां पर ऑन का प्रयोग जो है ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट गेट। अब देखिए वो चेक करना है कि मॉडल के साथ V1 होता है तो ठीक है, यहां पर लगा हुआ है द स्मार्ट कार्ड फॉर योर कार एंड विल हैव टू कलेक्ट। देखिए फिर से V1 है यहां पर, ठीक। इट्स पेपर वर्जन बाय स्पीड पोस्ट। इट्स है सिंगुलर का के लिए है, स्मार्ट कार्ड है ना, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए। क्लियर है? यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग मैं आपको बताऊं ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स नहीं होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट गेट द स्मार्ट कार्ड फॉर योर कार एंड विल हैव टू कलेक्ट इट्स पेपर वर्जन बाय स्पीड पोस्ट। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 611 और क्या कह रहा है इस सवाल में? देखिए कह रहा है while what you apply to your skin is an essential part of your skin care regime। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है शासन पद्धति। क्या होता है? शासन पद्धति, या फिर होता है दौर, या फिर इसको कहते हैं रहन सहन या आहार संबंधी नियम। उसके लिए भी जो इस्तेमाल किया जाता है रिजाइम का, कि रहन सहन या आहार संबंधी नियम। तो क्या कह रहा है कि टू योर स्किन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रिजाइम, है ना। वॉट यू ईट आर नहीं, इज। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ना, ये एक फ्रेज है ना, एक हिस्सा है सेंटेंस का, और जब सिंगल होता है तो सिंगुलर होता है, ठीक है। यहां पर जो है आर का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। आपको पहले से पता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं।
आर का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लूरल हो। तो भैया यहां पर एक ही घटना है, व्हाट यू ईट इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ध्यान रखना है इसमें जो बात मैंने कही, रिजाइम, ये एक नया शब्द है आपके लिए, हो सकता है आप पहले से इससे परिचित हो। शासन पद्धति, दौर, या फिर रहन सहन, खान पान का तरीका है ना, उसके लिए या संबंधी नियम, हम उसके लिए प्रयोग करते हैं रिजाइम का। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कौन सा है? तो अगला सवाल है 612। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है इन्फ्यूज, है ना, अ सेंस ऑफ जॉय। सबसे पहले इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? उड़ेलना। क्या होता है? उड़ेलना। या होता है भर देना, या होता है प्रभावित करना। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ जॉय एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह से, है ना, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह से। कह रहा है कि इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ जॉय एंड एंथुजियाज्म इनटू योर डेली वर्क टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, है ना। इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ जॉय एंड एंथुजियाज्म इनटू योर डेली वर्क टू मेक, फिर से 2 + B1 इट मोर। चूंकि ये वर्क के लिए आया है, डेली वर्क के लिए हुआ है, तो इट ठीक है यहां पर, मोर इंटरेस्टिंग। इसलिए इसमें भी कहीं भी ए में, बी में, सी में, डी में कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए जिसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। यहां दो शब्द, इन्फ्यूज का मतलब होता है उड़ेलना, भर देना, प्रभावित करना, और जो एंथुजियाज्म है इसका मतलब होता है उत्साह। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कौन सा है? 13वां, 613। चलिए देखा जाए। बड़ा ही आसान सा सवाल है इस सेट में। कह रहा है द मिनिस्टर प्रेज्ड, क्या है? V2, है ना, पास्ट। जब भी लगा V2 तो क्या है? पास्ट। द रिकॉर्ड वोटर टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है भीड़ से भी होता है ना, इसका सेंस होता है टर्न आउट का, भीड़ से भी होता है। एंड कॉलिंग इट। अब देखिए ये जो एंड है ना, जब भी आपने एंड देखा तभी आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मैंने क्या कहा था कि एंड का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसके बाद और इसके पहले। तो चूंकि यहां पर पास्ट की कहानी है कि द मिनिस्टर प्रेज्ड द रिकॉर्ड वोटर टर्न आउट एंड कॉल्ड, कॉलिंग लिखना यहां पर कहीं भी सही नहीं है। क्या हो जाएगा? कॉल्ड इट अ विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, और आउटकम का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। 2 वर्ड यहां पर आया आपको फिर से इसमें। पिछले वाले में था इन्फ्यूज, मतलब होता है भर देना, प्रभावित करना, उड़ेलना। दूसरा वर्ड था एंथुजियाज्म, जिसका मतलब था उत्साह से। यहां आया टर्न आउट का मतलब है भीड़, और आउटकम का मतलब है परिणाम। और यहां जो गड़बड़ी है वो है ये कॉलिंग, क्योंकि एंड के बाद है, और वैसे भी कहानी पास्ट की है, एक ही तरह का वर्ब इस्तेमाल होगा तभी मीनिंग सही सही आएगा। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे? कॉलिंग को कॉल्ड में चेंज कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला कौन सा है? 14, है ना, 614। देखिए क्या कह रहा है इसमें। 614 में कह रहा है कि प्रोफेशनल्स विद नॉलेज ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, अलोन शुड बी अपॉइंटेड। देखिए क्या है? मॉडल वर्ब है, प्लस बी है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल है ना। तो किसी के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है वो यहां पर बात कही जा रही है कि प्रोफेशनल्स विद नॉलेज ऑफ चाइल्ड राइट्स अलोन शुड बी अपॉइंटेड, और अपॉइंटेड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, अपॉइंटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये प्रपोजिशन की बात है। हम आगे इस चैप्टर को लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे, और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि हम उपस्थित होंगे। अभी बहरहाल नैरेशन आपके सामने रखा जा रहा है, उसको देखिए, सीखिए, बहुत सारी बारीकियां, और अब तो खैर नई नई बातें भी वहां पर लेकर के हम आ रहे हैं, तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
देखिए जरूर, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो यहां जो ऑन प्रपोजिशन है इसकी यहां पर जरूरत नहीं है, गलत है, उसकी जगह पर टू का प्रयोग होगा और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि प्रोफेशनल्स विद नॉलेज ऑफ चाइल्ड राइट्स अलोन शुड बी अपॉइंटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स। चलिए अगला सवाल कौन सा है, 15वां। क्या कह रहा है, देखिए 15वें सवाल में कह रहा है कि while the students of the school, है ना। अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, n प्लस p प्लस n, तो मेरा इसके हिसाब से होगा, स्टूडेंट्स के हिसाब से r लगा, बिल्कुल ठीक। while the students of the school are gear up, और gear up का मतलब होता है तैयार करना, to learn, यहां उसका जो है फॉर्म लगा हुआ है gear up, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है तैयार करना। To learn a new language, those already learning the language are a perturbed not। अब यहां पर देखिए कि आपको ये पढ़ करके सही ही लग रहा होगा, लेकिन ये जो perturb है ना, ठीक है, PERTURB, ये एक वर्ब है और ये नाउन की तरह प्रयोग नहीं होता है, और इसका मतलब होता है व्याकुल कर देना। कि सर क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत है क्योंकि इसके पहले ए लगा हुआ है, और आर्टिकल का प्रयोग जब हम करते हैं ना तो उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। जी हां, या नहीं तो आर्टिकल का प्रयोग अगर करते हैं तो एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अ गुड बॉय कहते हैं, अ गुड गर्ल कहते हैं, तो आप ऐसे वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, तो इस वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज तो कर सकते हैं ना, perturbed। और ये जो नॉट है ना बंधु, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लॉट है, इसको सुधार लीजिएगा। जो वहां पर डी वाले हिस्से में perturb के बाद जो नॉट लगा हुआ है, एक्चुअली वो नॉट नहीं है, वो है लॉट। तो यहां पर perturb होना नहीं चाहिए, होना चाहिए perturbed, मतलब होता है व्याकुल। कि while the students of the school are gearing up to learn a new language, those already learning the language are a perturbed lot। तब जाकर के सही हो जाएगा, और इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मैंने यहां पर क्या बात कही, दो बातें इसमें भी आई। सबसे पहले तो gear up का मतलब होता है तैयार करना, perturb का मतलब होता है व्याकुल कर देना। ये एक वर्ब है, ये नाउन की तरह अगर प्रयोग हो रहा होता तब ये सही होता, और इसको तब फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। चूंकि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हमने इस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, ईडी लगा दिया, तब वो सही हो गया कि ए और एन यानी कि आर्टिकल के बाद हम नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव करें तो उसके बाद अगर साधारण करते हैं तो उसके बाद एक नाउन की जरूरत होती है, अ गुड बॉय लिखना पड़ता है उसके बाद, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसे हम इस तरीके से रख सकते हैं। और perturb, और ये जो यहां पर है इसको देखिएगा, मैं अलग से मार्क कर दे रहा हूं दूसरे कलर से, कि यहां जो लिखा हुआ है ना, ये नॉट, ये है लॉट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कौन सा है अगला सवाल, तो अगला सवाल है 16वां, है ना। चलिए देखते हैं, ये सवाल भी बड़ा आसान है, इसमें कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, द टू ब्रदर्स, क्या कह रहा है, द टू ब्रदर्स, जैसे ब्रदर्स है तो उसके साथ लगाया वर। अब देखिए कि वर के साथ कहानी क्या है, दो कहानी, इसके साथ आप वर्ब वन प्लस आईएनजी लगाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये बात हो जाएगी एक्टिव वाली। अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ड लिखते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, है ना, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, ये कहानी हो जाती है पैसिव वाली, है ना, ये कहानी हो जाती है पैसिव वाली। तो ये ध्यान रखना है कि इस दोनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जब भी इजआरएम यानी कि बी का फॉर्मेट सामने आता है तो दो बातें आपके जहन में आनी चाहिए। पहला कि वर्ब वन प्लस आईएनजी हो सकता है जबकि सब्जेक्ट मतलब एक्टिव लिखा गया हो, और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है जबकि पैसिव लिखा गया हो। कह रहा है टू ब्रदर्स वर कॉट, और देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, while trying to steal gift packets फ्रॉम अ मैरिज हॉल। यहां पर 2 + V1 लगा हुआ है। अब देखिए क्या कहा कि ट्राइंग, क्यों, तो यहां टू ब्रदर्स वर ट्राइंग, यहां दो हिस्सा है सेंटेंस का, एक तो यहां पर यहां रख दिया,
कब पकड़े गए भाई दूसरे के द्वारा? जब वो कोशिश कर रहे थे चुराने की गिफ्ट पैकेट्स को। कहां से? मैरिज हॉल से। तो इसीलिए जो इसमें ए वाला हिस्सा है वो भी ठीक है, बी वाला हिस्सा है वो भी ठीक है, सी वाला हिस्सा है वो भी ठीक है, और जो डी वाला हिस्सा है वो भी ठीक है। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। कोई भी गलती यहां पर नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 17। चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है गिफ्ट लेंडर्स आर कीनली स्टडीइंग RBI's guidelines as several about these। अब देखिए सबसे पहले तो कीनली, कीन मतलब होता है उत्सुक, है ना? यस, उसको बनाया गया उसी से, इसका मतलब होता है उत्सुक। चलिए ये बात यहां पर खत्म कर दिए। ये जो सेवरल अबाउट दीज है ना, ये गलत है। यहां पर जो ये प्रपोजिशन है वो गलत है, यहां पर होना चाहिए सेवरल ऑफ दीज। और देखिए ये प्लूरल है ना, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है ना? कैन सून अप्लाई फॉर लाइसेंस फॉर स्मॉल बैंक्स, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर सेवरल ऑफ दीज होना चाहिए। ये जो अबाउट का प्रयोग है वो गलत है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है आपका सी। हम क्या करेंगे? गलत प्रपोजिशन अबाउट को वहां से हटाकर उसकी जगह पर ऑफ का प्रयोग कर देंगे। चलिए जैसा मुझे लगता है कि अब आखिरी सवाल की बारी है, इस सेशन का आखिरी सवाल 18वां। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं। सवाल में है बैड लिपस्टिक ओज, है ना? सबसे पहले हम ओज का देखेंगे। इसका मतलब होता है संकट, है ना? स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है प्रभावित करना, हमला करने के सेंस में हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इवन द मोस्ट डिलिगेंट, और डिलिगेंट का मतलब होता है सतत के सेंस में। ये जो ऑफ मेकअप यूजर्स है, इसमें ये एक्स्ट्रा नहीं लग रहा आपको? ऑफ का प्रयोग जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको छोड़ करके पढ़ते हैं, बैड लिपस्टिक ओज स्ट्राइक इवन द मोस्ट डिलिगेंट मेकअप यूजर्स, तब जाकर के सही होता है। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या करेंगे? ऑफ को यहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि अभी मैं आपको सारी जानकारी यहां पर दे चुका हूं। चलिए जाते जाते यहां पर हम आपके सामने जो वर्ड्स जितने मुझे ध्यान में है, क्योंकि क्वेश्चन तो सामने है नहीं, जो सबसे पहले वर्ड आया वो उसमें था रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब होता है अदा करना या क्षतिपूर्ति करना। फिर जो आया इन्फ्यूज, एक वर्ड आया था, इन्फ्यूज का मतलब होता है भर देना, उड़ेलना, है ना, प्रभावित करना। उसके बाद जो वर्ड आया वो था प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। फिर जो वर्ड आया सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है निर्वाह करना या फिर संभाले रखना, बनाए रखना, संभालना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फिर एक वर्ड आया परटर्ब, उसका मतलब होता है व्याकुल कर देना। फिर जो वर्ड आया वो आया एंथुसियाज्म, इसका मतलब होता है उत्साह। फिर एक वर्ड आया था कीन, उसका मतलब भी होता है उत्साह। और जो वर्ड थे इसमें वो था टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब हम भीड़ से इस्तेमाल करते हैं। आउटकम था, उसका मतलब परिणाम या नतीजा से था। गियर अप एक फ्रेजल वर्ब था जिसका मतलब था तैयार करना। रिजाइम मतलब होता है रहन सहन एवं आहार संबंधी जो नियम होता है या दौर या शासन पद्धति, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाने लायक जरूर रहा होगा, और ये सारे जो एरर्स मैंने बताए, जो उसके पीछे कंसेप्चुअल नॉर्म्स थे, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो नीचे लिख करके मुझे कमेंट जरूर करेंगे। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इससे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़े पढ़ाएं, खुश रहे, मस्त रहे। अगले दिन फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK Singh साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।